बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 162 मुलाहिज़ा फरमाएं। खुद मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं दौड़कर 100 गज का फासला तय करता या गाड़ी को फिर स्टार्ट करके मोड़ता और उनसे बराह रास्त तसादुम का खतरा मोल लेता। मैं दौड़कर अपनी जगह आ बैठा। अंदर से एक फायर की आवाज़ सुनाई दी। तुम दोनों उतर जाओ, मैंने कहा। रिवाल्वर तैयार रखना, मैं इनका रास्ता काटता हूँ। कैसे, तू अकेला? मोहसिन ने कहा। कार अब तेजी से गेट की तरफ आ रही थी। बाहर निकल, मैंने चीख कर कहा और उन दोनों के एक साथ बाहर गिरते देखा। वो कार दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी। मैंने उसकी रफ्तार का अंदाजा किया और खुदा पर भरोसा करते हुए गाड़ी को मोड़कर गेट के सामने ले आया। मेरे पास एक सेकंड का वक्त भी नहीं था। मैं दरवाजा खोलकर कूदा ही था कि कार ने गेट ब्लॉक कर देने वाली गाड़ी को टक्कर मारी और तसादुम की कुव्वत में उसे चंद गज दूर तक घसीटती ले गई। दांत से दांत टकराने और रगड़ने की दिल खराश आवाज के साथ फिर शीशा बिखरने का छन्नाका सा सुनाई दिया और एक औरत ने दिल खराश चीख मारी। मैंने इसी आकार का विंड स्क्रीन रेजा रेजा होकर गायब होते देखा। गाड़ी चलाने वाला उछला और उसका लहू लोहान चेहरा इंतहाई कर्ब में नजर आया। शीशे के टुकड़े उसके सारे चेहरे में छुरों की तरह पैवुस्त हो गए थे। हमारी कोर्टीना एक साइड के दोनों दरवाजे के पीछे कर अंदर घुस जाने के बाद उलट गई थी। स्याह कार के पीछे वाले गेट से 2 अफराद बाहर कूदे। उनमें से एक ने निशाने के लिए रिवाल्वर उठाया, मगर मोहसिन और टैडी गाफिल नहीं थे। दूसरे फायर की आवाज के साथ ही मेरा निशाना लेने वाला घूमा। उसके हाथ से रिवाल्वर उड़ गया और वो मुंह के बल मट्टी में गिरकर लौटने लगा। दूसरे ने मुझ पर हमला किया। मैंने उसके पेट पर लात मारी और उसे दोनों हाथों से ऊपर उठा के गाड़ी पर दे मारा। कार में आग लग गई थी, लेकिन वो कुछ दूर थी। ख्याल रखना यहाँ कोई रुकने ना पाए, मैंने चिल्लाकर कहा और मोहसिन ने एक गाड़ी वाले पर फायर किया जो रुकने लगा था। गाड़ी एकदम रफ्तार पकड़ के निकल गई। एक और फायर हुआ और गोली मेरे कानों को छूती गुजरी। मैंने अपने हरीफ को उठने से पहले दूसरी जबरदस्त किक मार के उल्टा तो वो कार के ऊपर जा पड़ा। आग ने उसके कपड़ों को लपेट में ले लिया। वो चिल्लाया और खामोश हो गया। मैं पलटकर सिया कार की तरफ दौड़ा। उसका जख्मी ड्राइवर उठकर पीछे पलट रहा था। मैंने अपना साइलेंसर वाला रिवाल्वर उठा के फायर किया, लेकिन सेकंड के 1000वें या 10,000वें हिस्से की ताखीर ने उसे पहली गोली चलाने का मौका दे दिया। उसने मुझ पर गोली नहीं चलाई थी। मेरी गोली लगते ही वो गिरा और उसका जिस्म बाहर की जानिब लड़क गया। मैं और मोहसिन एक साथ जस्ट लगा के कार तक पहुंचे। मैंने ड्राइवर की खून आलूदा जगह संभाली और जब गाड़ी का इंजन स्टार्ट हुआ तो खुदा का शुक्र अदा किया। हमारी गाड़ी अब धड़ाधड़ चल रही थी और उसी के साथ एक बदमाश का नापाक वजूद भी खाकसर हो रहा था। सड़क पर चलने वाले दूर रुककर खौफजदा नजरों से ये भयानक तमाशा देख रहे थे। देर से पहुंचने वालों का ख्याल था कि यह हादसा है, मगर फायरिंग की आवाज सुनने वालों के नजदीक ये हादसा नहीं, बदमाशी का मुजाहिरा था। मैंने मुश्किल से 50 गज का फासला तय किया होगा जब कार का पेट्रोल टैंक एक धमाके से फटा और मैंने धुएं के बादल के साथ भड़कते शोले ऊपर उठते देखे। फिर मैंने पलट कर देखा। पिछली सीट पर मोहसिन और टैडी प्रिंसिपल के बेजान जिस्म को संभाले हक्का बक्का बैठे थे। वो मेरे साथ किसी और काम के लिए निकले थे और मैंने उनसे कहा था कि यहाँ मैं सिर्फ अलीफ दीन का पता मालूम करने के लिए रुका था। लेकिन जरा सी देर में मौत का एक और खूनी ड्रामा खत्म हो गया था और उनकी अकल ये समझने से कासिर थी कि यह सब क्यों हुआ। ये जिंदा है, मैंने कहा, हालांकि मेरा सवाल बेमकसद था और मुझे एहसास था कि मैं खुद फरेबी का सहारा चाहता हूँ। मोहसिन ने नफी में सर हिलाया। गोली सर में लगी थी और मैंने फिर वो मंजिर देखा जब जख्मी ड्राइवर ने उठकर पीछे फायर किया था। सेकंड के 1000वें या 10,000वें हिस्से का फर्क जिंदगी और मौत का फर्क बन गया था। मेरी हार बन गया था और ये सब जिद्दोजहद रायगां गई थी। बहुत देर की मेहरबान आते आते प्रिंसिपल की खून फिशान लाश ने तन से कहा, अभी कुछ देर पहले मैंने उससे कहा था कि मैं बस इतना ही कहने के लिए रुका था, लेकिन क्या ये सब मैं उसे कुछ देर पहले नहीं बता सकता था? मसलन गुज़िश्ता रोज जब मुझे इस मुशाहबत का एहसास हुआ था, अलीदीन की बीवी की तस्वीर मैंने उसके पर्स में देखी थी और प्रिंसिपल को खुद देखा था। तो उम्र के फर्क के बावजूद मैंने सूरतों के नकूश की यकसानियत को महसूस कर लिया था। देर मैंने की, मैं 1 घंटा पहले भी आ सकता था, आधा घंटा या 15 मिनट कबल भी पहुंच सकता था, चंद मिनट पहले उसे मजबूर कर सकता था कि उसी वक्त मेरे साथ निकल चले। मैंने गाड़ी रोककर स्टीयरिंग पर सर रख दिया। मौत का सर्द सफ़ाक कह का मेरा मजाक उड़ा रहा था। तुम कुछ नहीं कर सकते, ना कल ना आज, ना 1 घंटा पहले ना 1 मिनट पहले, क्योंकि वो वक्त जो फरिश्ते अजल के आने और जाने का था उस वक्त कोई दूसरा कैसे पहुंच सकता था? वो लम्हा किसी आदमी फानी की दस्तरस में नहीं होता जो फना का लम्हा होता है। बस इतना ही याद रखना कि मैं खैर ख्वाह था। मेरे अपने अल्फाज की बादगिश्त मेरी रूह के तारों को झंझोड़ने लगी। अच्छे ईसा हो, मरीजों का ख्याल अच्छा है। बोसी ने मेरा कंधा हिलाया तो मुझे होश आया। हम एक वीरान गली में खड़े थे, लेकिन इक्का दुक्का गुजरने वालों की और ऊपर से झांकने वाले कोई नजरें हमें घूर रही थी।
एक बार लोहे के गेट और दूसरी बार हमारी गाड़ी से टकराने के बाद स्याह कार का सामने वाला हिस्सा बिल्कुल तबाह हो गया था। उसके रेडिएटर का सारा पानी बह गया और अब वो चल भी नहीं सकती थी। अंदर खून ही खून था और शीशा ही शीशा था। सामने का विंड स्क्रीन ना होने से गाड़ी एक खंडर नजर आती थी और उसमें बैठे हुए हम 3 अफराद इस सूरत हाल में बहुत मशकूक नजर आते थे। हमारे हाथ कपड़े भी खून आलूद थे। ऐसे में कोई भी पुलिस वाला नमूदार हो जाता तो हमें धर लेता और हम एक लाश के साथ पकड़े जाते। बाकी कसर स्कूल में दर्जनों अफराद की गवाही पूरी कर देती। हम भी 3 थे और स्याह कार में प्रिंसिपल को अगवा कर ले जाने वाली भी 3 थे। 1 मिनट के मुख्तसर वक्त में उनकी सूरतों पर गौर करने का मौका किसी को ना मिला होगा। सब हम पर ही उंगली उठा देते कि यही वो मुजरिम है। अब यहाँ से निकलने की फिक्र कर, मोहसिन ने कहा। जो होना था वो तो हो चुका। या अल्लाह मेरी तौबा, डैडी ने कांपती आवाज में कहा। ये क्या नया अजाब आ गया। इस हुलिये में बाहर निकले तो फौरन पकड़ लिए जाएंगे, मैंने कहा। ना हम किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं और ना इस कार में फरार हो सकते हैं। तो एक गाड़ी पैदा कर, टैक्सी हो तो बेहतर है। मोहसिन बाहर निकला और चंद कदम चल के गली के मोड़ तक गया। प्रिंसिपल का बेगुनाह लहू उसके दामन पर और आस्तीन पर फैल गया था और हर निगाह से फरियाद करता था। ताहम मुझे उम्मीद थी कि मोहसिन अकल से काम लेकर मसला हल कर लेगा। ये कौन थी सिकंदर बादशाह? डैडी ने खुश खल को थूक निकल कर कहा। वो जितना बड़ा बदमाश और हिम्मत वाला बनता था उसका दिल उतना ही छोटा था। गाड़ियों की टक्कर, प्रिंसिपल का अगवा, फायरिंग और खूनरेजी, हमारी गाड़ी की तबाही और प्रिंसिपल की लाश के साथ हमारा फरार, ये सब चंद मिनट में पेश आने वाले वाकयात देखकर उसकी हालत अबतर हो रही थी। एक बदनसीब डैडी, उसके मुकद्दर में भी हमारे सबब भी इसी तरह मरना लिखा था, मैंने कहा। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने उसे बचाने की बेसुध कोशिश की जब मैं उसे बचा नहीं सकता था। तो क्या जरूरत थी मुझे ये इल्जाम अपने सर लेने की। गली के मोड़ पर एक टैक्सी नमूदार हुई। मोहसिन टैक्सी को बहुत तेजी से भगाता हुआ ला रहा था। मैंने डैडी को होशियार किया। टैक्सी 1 सेकंड के लिए रुकी और हम कार से टैक्सी में मुंतकिल हो गए। मोहसिन ने टैक्सी को पूरी तरह रोका भी नहीं था कि फिर स्टार्ट कर दिया। वो बार बार पीछे पलट कर देखता था। हम गली के आखिरी किनारे पर थे जब पीछे से चंद अफराद दौड़ते हुए नमूदार हुए। मोहसिन ने टैक्सी को बार बार मोड़ा और मुख्तलिफ गलियों से गुजारता हुआ खतरे की हदूद से बाहर निकल आया। बड़ी मुसीबत हो गई थी। मोहसिन ने गहरी सांस लेकर कहा। टैक्सी वाला मुकाबले पर आमादा था। तूने क्या किया? मैंने कहा। मैं तो जख्मी और बीमार बन के खड़ा हुआ था, मोहसिन बोला। उससे कहा हॉस्पिटल ले चलो, जो मांगोगे दूंगा। उसने बिठा तो लिया लेकिन रास्ते में कहने लगा कि तुम जख्मी तो नजर नहीं आते। मैंने रिवाल्वर निकाल दिया और कहा कि चुपचाप नीचे उतर जाओ, लेकिन वो आदमी जीदार था। उसने शोर भी मचाया और मुझ पर हमला आवर भी हुआ। अब या तो मैं गोली चलाता या उसे नाक आउट करता। मैंने रिवाल्वर का दस्ता दोबारा उसके सर पर मारा और फिर उसे नीचे लटका दिया, लेकिन उसके हंगामे ने लोगों को मुतवज्जो कर लिया और वो इतना सख्त जान था कि सड़क पर गिरा तो उसी वक्त बेहोश भी नहीं था। कुछ लोग मेरे पीछे भागे, 1-2 पत्थर भी आके लगे टैक्सी पर, मगर खतरा एक लौंडे ने पैदा कर दिया जो मोटरसाइकिल लेकर ताकुब पर आमादा हो गया। एक हवाई फायर किया तो वो टैक्सी का पीछा छोड़कर पलट कर भागा, मगर खतरा ये था कि कोई और पीछे ना लग जाए। हम सब के कपड़े खून आलूद हैं, मैंने कहा। गाड़ी अलग गई, हाथ से अब क्या करें? मेरी जेब में तकरीबन 250 रुपए मौजूद हैं, मोहसिन बोला। 400 के करीब मेरे पास भी हैं, मैंने कहा। अपनी जेब में तो 100 भी नहीं होंगे, डैडी ने खिफत से कहा। पैसे तो काफी हैं, नए कपड़ों के 3 जोड़े आ सकते हैं, लेकिन बाजार जाके लाए कौन? मैंने कहा। थोड़ा सा गौर फरमाने के बाद हमने मसले का ये हल निकाला कि डैडी ने मेरी पतलून पहनी जिस पर खून का एक दाग तो था, लेकिन ऊपर की जानिब, और मोहसिन की कमीज जिसकी एक आस्तीन पर खून का रंग आया था। उस आस्तीन को ऊपर चढ़ा के वो कमीज यूं पहन सकता था कि दामन बाहर रहे और पतलून के दाग छुपा ले। मेरी पतलून उसे बड़ी थी और कुछ ढीली भी थी। इस तरह मोहसिन की कमीज उसको ढीली थी, लेकिन वो अपनी मुजीका खेज हालत की परवाह किए बगैर पैदल चलता हुआ एक दुकान तक गया। अपना साइज उसे मालूम था और मैंने उसे बता दिया था कि मोहसिन का और मेरा साइज मीडियम है। तकरीबन आधा घंटा हम एक महदूद इलाके में फिरते रहे। हम अनारकली के करीब से सीधे बाल रोड पर जमजमा तक जाते थे। चंद मिनट के आम करते थे और वापस आके डैडी को देखते हुए सीधे निकल जाते थे। फिर पार्क टी हाउस के करीब से मोड़ काटते थे और नीला गुंबद से घूमकर दोबारा बैंक स्क्वायर के पास माल रोड पर तुलू होते थे। अभी दूसरा चक्कर जारी था कि मैंने डैडी को बंडल बगल में दबाते यूनिवर्सिटी के बस स्टॉप पर देख लिया। हम बंगियों की तोप के पास से घूमकर आए और उसे अपने साथ बिठा लिया। टैक्सी को हमने म्यूजियम और पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी के दरमियान रोक लिया, जहाँ निस्बतन खामोशी थी और 2-4 गाड़ियों के सिवा कोई न था। सबसे पहले डैडी गया और पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी के बाथरूम से अपने कपड़े बदल के निकल आया। किसी ने देखा तो नहीं? मैंने कहा। कि अंदर कौन गया था और कौन बाहर आया? नहीं, सिकंदर बादशाह, वो बोला। अंदर तो कब्रिस्तान से ज्यादा खामोशी है। वहां भी चिड़ियां कौवे तो बोलते हैं, यहाँ सब किताबें खोले बैठे हैं, किसी की नजर इधर उधर जाती नहीं।
अब डैडी बाहर खड़ा हुआ और उसने एक तरफ से शीशों को थोड़ा सा बहुत कवर कर लिया, दूसरी तरफ दीवार थी। मैंने डैडी के बेदाग कपड़े मोहसिन को दिए। उसने डैडी की रिवायत पर अमल किया और कुछ देर बाद नया शलवार कमीज पहने नमूदार हुआ। उसके पास 2 जोड़े उतारे हुए भी थे जिनको उसने बंडल बना के बगल में दबा रखा था। शक की कोई बात, मैंने कहा, और मोहसिन ने इकरार में सारी लाया। काउंटर पर बैठा हुआ एक आदमी मुझे घूरता रहा था। वो उतर के आगे भी आया था, लेकिन मैं रास्ता काट के तेजी से बाहर निकल आया। अब तेरा अंदर जाना ठीक नहीं, मोहसिन ने कहा, कहीं और चलते हैं। मेरा मसला बैंक स्क्वायर के हक़ में खाल हुआ। अब हम तीनों बेदाग नए कपड़ों में थे और यह ज़रूरी था कि हम इस टैक्सी को भी कहीं छोड़ दें और खून आलूद कपड़ों से भी निजात हासिल कर लें। पैसे कितने बचे हैं? मैंने नीचे उतर कर कहा। टैक्सी को मैंने बागे जना से पहले असेंबली बिल्डिंग के पीछे रोक दिया था। वहाँ और भी गाड़ियाँ थी, लेकिन लोग बहुत कम थे। जो थे वो हमारी तरफ मुतवज्जो ना थे। 400 तेरे पास हैं। डैडी ने मुझे 125 दिए हैं, मोहसिन बोला। अभी गुजारे के लिए काफ़ी हैं, मैंने कहा। हम तीनों अपने अपने कपड़ों के बंडल लिए पैदल रवाना हो गए। अब पहले खाना खाते हैं और काफ़ी पीते हैं ताकि अकल ठिकाने आए, मैंने कहा। पहले इन कपड़ों को कहीं फेंक दे, मोहसिन ने कहा। अपनी अपनी जेबों में से हर चीज़ निकाल ली है ना? निकाल लिया। मंजिल तो अभी कोर्ट में होगा या कोर्ट से चल पड़ा होगा तो रास्ते में होगा, मैंने कहा। लेकिन तुम्हारी घर वाली तो घर में है कबीर खान, मोहसिन ने कहा। उसे फ़ोन कर दे। मैं चौंक पड़ा। ना जाने कितने अरसे बाद उसने मेरे बचपन का नाम लिया था। मैं बेइख्तियार हंस पड़ा और मोहसिन ने भी महसूस किया कि ये हरकत गैर शऊरी थी। डैडी कुछ ना समझने के बावजूद हंसने लगा। उसके ख्याल में मुझे मोहसिन का कबीर खान कहना मजाक था। कपड़ों को हमने मौका पाकर 3 मुख्तलिफ मुकामात पर खुले गटर देखकर गर्क कर दिया। गटर के गंदे पानी में शहर की गलाजत के साथ एक मुजरिम का खून एक बेगुनाह और तालीमो तदरीस के पाक पेशे से वाबस्ता औरत के खून के साथ मिलकर बहने लगा। मौत सबको बराबर कर देती है। अंग्रेज कहते हैं गोरे और काले, अमीर और गरीब, मासूम और गुनाहगार सब मर के रिज़्क़े खाक होते हैं। वही अशरातुल अर्ज़ उनको खाते हैं और वही एक तरह मट्टी हो जाते हैं। बद्दाई साहिब मोहताज और गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। हशर इंतज़ार मकाफाते अमल के सिवा कुछ नहीं। मुझे भूख नहीं थी, लेकिन माल पर आने के बाद सबसे पहला रेस्टोरेंट फिरोज सन्स के साथ ही नो तामीर शुदा गैलेक्सी था। उसके सुकून परवर माहौल में बैठकर मैंने और मोहसिन ने काफ़ी के साथ सैंडविच खाने का फैसला किया। डैडी ने बाकायदा लंच तलब किया। मैंने उनको मुख्तसर प्रिंसिपल के कत्ल के असबाब बताए। उसको तो मरना ही था, मोहसिन ने कहा। दिलावर एंड कंपनी जानती थी कि वो किसकी बहन है। अलिफदीन भाई था ताफू का, मैंने कहा। वो अलिफदीन से पूछना चाहते होंगे कि ताफू ने उसे हमारे बारे में कुछ बताया था या नहीं। जब वो नहीं मिला तो उनका जहन उस प्रिंसिपल की तरफ गया जो अलिफदीन की बीवी की बहन थी। उसे अलिफदीन के बारे में ज़रूर पूछते और अपने तरीके से पूछते। उसे कुछ मालूम ही नहीं था तो वो क्या बताती। इनकार करते करते मर जाती मगर वो समझते कि बहन को बचा रही है। अब ज़रा कम अजाब से मरी और बहन को बहरहाल बचाने में कामयाब रही। हम इस वारदात में बिला वजह मुलव्वस हुए, मोहसिन ने कहा। कल ये खबर बहुत हलचल मचाएगी। इस बार मसला एक स्कूल की प्रिंसिपल का है जिसे गुंडे दिन दहाड़े उठा के ले गए और कत्ल कर दिया। उसकी लाश तो मिल ही जाएगी। हाँ, पब्लिक का और प्रेस का बहुत दबाव होगा पुलिस पर, मैंने फिक्रमंद होकर कहा। मुमकिन है टीचर्स हड़ताल कर दें और तुलबा जुलूस वगैरह निकालें। गवर्नर और आईजी भी खुसूसी तहकीकात का हुक्म दे। हमारा तो प्रिंसिपल से दूर का भी ताल्लुक साबित नहीं होता, मोहसिन बोला। हाँ, लेकिन मैं दोबारा उससे मिलने गया था। मैंने कहा, न जाने किस किस ने मुझे देखा होगा। अब पुलिस ने तस्वीरें दिखाई तो शायद कोई शिनाख्त कर ले। प्रिंसिपल के पास दिन भर में बहुत से लोग आते हैं, मोहसिन ने मुझे तसल्ली देने के लिए कहा। इसके अलावा गर्ल्स स्कूल में सब लेडी टीचर हैं। वो गवाही से दूर रहेंगी। मामला बहुत संगीन है। सबको खौफ होगा कि तफ्तीश का चक्कर लंबा होगा। कितनी बड़ी कमजोरी है यह हमारे कौमी अखलाक व किरदार की। लोगों का अखलाक व किरदार ठीक है, पुलिस का रवैया और अदालती तरीक़ेकार हौसला शिकन होता है और इतनी परेशानी पैदा करता है कि बड़े बड़े बासूल और हिम्मत वाले भी जान बचाते हैं। सिर्फ एक बार की बात नहीं होती, बरसों अदालत और थाने में चक्कर लगाने पड़ते हैं। इतना फाजिल वक्त किसके पास है? और फिर मामला भी तो सीधा नहीं चलता। बाज़ औक़ात सच्ची गवाही भी झूठी कर दी जाती है और गवाह फंस जाते हैं। फिर कातिल की मुआफिज या वारिस अलग परेशान करते हैं कि गवाह मुनहरफ हो जाए। थे तो वो दिलावर ही के आदमी, और अगर वो बचकर निकल जाते तो यकीनन हमारे मुतल्लिक अपने आकाओं को सब बता देते। मगर कुछ शक तो अब भी होगा दिलावर को, मैंने कहा। उसके आदमी गोलियों से हलाक ना होते तो वो समझता कि यह हादसा था, लेकिन इस केस में पुलिस से पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगी तो उसका शक यकीन में बदल जाएगा। गाड़ी का ड्राइवर जिस रिवाल्वर की गोली से हलाक हुआ है वो दिलावर ही का था। गाड़ी तो जल के खाक हो जाएगी, बल्कि अब तक हो चुकी होगी। 3 लाशें रह जाएंगी। चलो अच्छा है, मोहसिन बोला। दिलावर ये ना समझिए कि हम मैदान छोड़कर भाग गए हैं। वो तो कल भी मुसीबत में फंस गया था। मालूम नहीं उसने अपनी जान बचाने के लिए कितने पापड़ बेले और कितना खर्च किया होगा।
वो उन चारों को अच्छा इनाम देगा जो राबिया की कोठी में गए थे मेरी गिरफ्तारी का इनाम लेने, मगर खुद गिरफ्तार हो गए। मैंने कहा इतने कम हौसला लोग थे कि 2 जूते पड़े और दिलावर का नाम बक दिया। गलती दिलावर की थी, उसने इतने कम हौसला आदमी मुंतखब ही क्यों किए थे? उसे तो नाकामी का ख्याल तक ना होगा। मैंने कहा जैसे खुद मुझे कामयाबी का पूरा यकीन था। मेरा ख्याल है अब तक मंजीर अपने घर पहुंच गया होगा। मूसी ने कहा कुछ देर बाद अपने चैम्बर में चला जाएगा, तू फोन कर उसे। मैंने कहा उससे कहा कि हमें 20-25 हज़ार रुपए की जरूरत है, कल तक इंतजाम कर दे। वो ना मिले तो राबिया से कह दूं कि तुम्हारे उनको एक नई गाड़ी चाहिए। मोहसिन उठते उठते बोला यार उसने अपनी गाड़ी दी थी कहीं रंग होने के लिए। मुझे अचानक याद आया, उससे कहना वही गाड़ी ले आए और उसका एक ट्रांसफर लेटर बना दे, किसी भी फर्जी नाम से, मसलन प्रिंसेस सूफिया ही के नाम कर दे। उसकी नंबर प्लेट पुरानी होगी। मोहसिन बोला अव्वल तो किसी को याद नहीं होगा वो नंबर। मैंने कहा हुआ तो हम हस्बे ज़रूरत उसे बदलते रहेंगे, इस तरह भी पैसा खर्च करने से बच जाएंगे और वो गाड़ी बेहद आजमूदा और काबिल एतमाद भी है। तू नहीं करेगा तो और कौन करेगा उसकी तारीफ? मोहसिन बोला सगे लैला का जमाना गुजर गया, अब लैला की कार ही नाकाए लैला है। ये नाका क्या होता है सिकंदर बादशाह? डैडी ने डकार लेकर कहा। लैला तो हम समझते हैं, नाका नहीं समझते भाई। ये पुलिस अक्सर नाका बंदी करती रहती है ताकि स्मगलर वगैरह आसानी से गुजर जाएं। मैंने कहा जैसे ऊंट सुई के नाके से गुजर जाता है। कुछ मुजरिम होते हैं चींटी के बराबर, वो नाकाबंदी में पकड़े जाते हैं। कुछ होते हैं ऊंट से भी बड़े, वो नाके से निकल जाते हैं। डैडी का मुंह खुला रह गया। ऊंट हमसे तो दागा नहीं गुजरता सुई के नाके से। यही तो सारा फन है दोस्त, तुम दागा नहीं गुजार सकते, गुजारने वाले नाके से ऊंट गुजार देते हैं। मैंने कहा उठो अब चलें। मोहसिन खान उचकन वापस आ रहे हैं। ये आज की बातें अपनी खोपड़ी में बैठ नहीं रही हैं। डैडी ने सर खुजाया। मोहसिन ने तुमको कबीर खान कहा था और अब तुम उसको उचकन कह रहे हो, हमसे भी कुछ छुपा रहे हो दोस्त? अरे यार कैसी बातें करते हो। मैंने कहा तुमसे क्या पोशीदा है, कबीर खान मेरे बचपन का दोस्त है और उचकन किसे कहते हैं? शेरवानी को। इसका नाम मोहसिन शेरवानी है। इसी बात पर याद आया कि हम जो तुमको हर वक्त उस्ताद टैडी के नाम से पुकारते रहते हैं, तो आज तक तुमने अपना असल नाम नहीं बताया। मैंने मोहसिन को इशारा किया और वो पलटकर हमारे साथ चल पड़ा। हम तीनों रेस्टोरेंट से बाहर आ गए। असल नाम तो माँ बाप ने नेक मोहम्मद रखा था। टैडी शर्मसार लहजे में बोला ये शर्मिंदगी कैसी भाई, उन्होंने गलत नाम नहीं रखा था। मैंने उसके कंधे पर हाथ मारा। तुम नेक आदमी हो। नेक आदमी बुरे हालात में फंस जाता है मगर उसकी फितरत की नेकी जाया नहीं होती। जैसे कीचड़ में भी हीरे की आबोताब बाकी रहती है। वो बकलम खुद आ रही हैं। मोहसिन ने कहा फुरकत की एक रात ने मजबूर कर दिया। दोनों थे आम, दोनों को आम चोर कर दिया। एक हम ही है शर्मो हया के नमूने। उसने एक ठंडी सांस भरी। नमूने तूने उसे मना नहीं किया? मैंने कहा मैं जालिम समाज नहीं हूँ और मना करने से वो शायद जिन्नात की महबूबा मानती। मोहसिन बोला वो गाड़ी भी ले आएगी। तेरा हाल पूछ रही थी। मैंने कहा बुरा हाल है। कभी कहते हैं फराद की तरह केटू काट दूं, कभी कहते हैं मजनू की तरह थर के सहरा की तरफ निकल जाऊं। कल रात अख्तर शुमारी करना चाहता था मगर आसमान पर बादल थे। उसकी बकवास टैक्सी में बैठने तक जारी रही। टैक्सी को हमने हमेशा की तरह कुछ दूर छोड़ा और बाकी फासला पैदल तय करके टैडी की गली में पहुंचे तो मिर्जा गालिब को अजीब कैफियत में देखा। मुकफ्फल दरवाजे के सामने फर्श खाक पर आलती पालती मारे बैठे थे और पुरतकल्लुफ ख्वान में खाना तनावुल फरमा रहे थे। बहुत मेहमान नवाज लोग हैं तुम्हारी गली के। वो बोला यहाँ भूखा प्यासा बैठा था कि एक फरिश्ता सिफ्त बुजुर्ग गुजर गए। हाल अवाल पूछा तो मैंने कहा मुसाफिर हूँ, जिससे मिलने आया था वो मौजूद नहीं। उन्होंने खाना भिजवा दिया। अपने साथ क्यों नहीं ले गए? मैंने उस वक्त कहा जब टैडी दरवाजा खोल रहा था। वो दरअसल उनके साथ एक खासी दिलकश खातून थी जो मुझे देख कर मुस्कुरा रही थी। मेरा ख्याल है मुझ में सेक्स अपील बहुत ज्यादा है ना, ये उन्हीं की मेहरबानी होगी। वो अपना ख्वान उठा के अंदर आ गया। लेकिन तुमने तो शाम को आने को कहा था और तुम अपना इस्तीफा एडिटर के मुंह पर मारने गए थे। मैंने कहा गया तो था लेकिन रास्ते में मुझे तुम्हारी बात याद आई कि इस्तीफा मुंह पर मारोगे तो कौन सा तीर मारोगे? हर अखबार का मालिक अखबार फरोश ही मिलेगा। चुनाचे मैंने अपना इरादा बदल दिया। वो खाते खाते बोला ये तुमने बहुत अक्लमंदी का फैसला किया। मैंने कहा MRS की रुकनीत के बाद तुम पर यह फर्ज हो जाता है कि अपने वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए हमारी मदद करो। और जितने वसाइल इस बड़े अखबार में रहकर तुम्हें मैसर हैं वो किसी छोटे अखबार में नहीं होंगे। तुम एक कौमी सतह के अखबार के क्राइम रिपोर्टर हो। छोटे अखबार में जाओगे तो तुम्हारी ये पोजीशन नहीं रहेगी जो अब है, और हमें तुम्हारी ये पोजीशन बहुत फायदा पहुंचा सकती है। मसलन तुम एक काम फौरन कर सकते हो। बोलो बोलो। वो खाना खत्म करके हाथ साफ करते हुए बोला इंस्पेक्टर फतेह शेर के 4 मातहत चौधरी दिलावर के घर गए थे। मैंने कहा उन्होंने रिश्वत लेकर ताफू यानी अल्ताफ की लाश वहां से हटा दी और दिलावर पर कोई हर्फ नहीं आया। बाद में वो लाश को कहीं और फेंक आए, दरिया में या किसी और जगह। फतेह शेर ने तो कहा था कि रावल डैम में डाल दी गई थी, मगर वो झूठ था। रातों रात रावल डैम तक जाके लौट आना नामुमकिन था
और फिर इस काम के लिए इतने तरद्दुद की जरूरत भी नहीं थी। फतेह शेर तो मारा गया, मगर वो 4 आदमी जिंदा हैं और बता सकते हैं कि उनमें से हर एक को कितना पैसा मिला था और ताफू की लाश कहाँ है। मुश्किल ये है कि हमें उनके नाम पते मालूम नहीं और हमारा उनसे मिलना बेहद जरूरी है। एक तो वो दिलावर के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर होंगे। गवाही किस केस में? गालिब ने कहा। मेरी दिलावर से बात हुई थी, उसने खासे ताज्जुब का इजहार किया कि कल रात उसकी गाड़ी राबिया कारी की कोठी में मिली। उसने कहा कि चोरी की रिपोर्ट लिखवाने के बाद वो मुतमईन हो गया था कि गाड़ी किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी और पुलिस ने यकीन तो दिलाया था कि मिल जाएगी, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई इतला नहीं मिली। मैंने उसे फतेह शेर की लाश और वहां पकड़े जाने वाले 4 अफराद के मुतल्लिक बताया कि वो तुम्हारा नाम ले रहे थे, तो वो हंसने लगा और बोला कि रिपोर्टर साहब, अगर वो आपका नाम ले देते तो क्या होता? मैंने अपनी और उसकी मुलाकात का जिक्र किया तो कहने लगा, आप खुदा न खास्ता चरस या हीरोइन से तो शौक नहीं रखते। कल शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक मेरे घर में पार्टी थी और उसमें खासे मुअज़्ज़ज़ लोग मौजूद थे। तादाद ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो सब गवाह हैं कि मैं 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं निकला था। ऐसे आदमी का तुम क्या बिगाड़ सकते हो? ये वक्त बताएगा कि तकदीर किसको बिगाड़ती है और तदबीर से किसका मुकद्दर बनता है, मैंने कहा। फिर मैंने पीछे देखा तो मोहसिन बड़े मुबम से इशारे कर रहा था। मैंने उनका सही मफहूम अखज़ किया और गालिब से स्कूल में पेश आने वाले वाक़यात का जिक्र नहीं किया। तुम हमारा इतना ही काम कर दो, कभी ना कभी किसी केस में ये गवाह सामने आएंगे। वो केस करेगा कौन और कब करेगा? गालिब बोला। वो इस बात की क्या जमानत होगी कि गवाही का मरहला आने तक तुम्हारे ये गवाह इस दुनिया में होंगे? आलम अरवा में तो अदालत के समन नहीं पहुंचते। हम कोशिश करेंगे कि उन्हें खतरात से आगाह कर दें और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। जिंदगी और मौत हमारे बस में नहीं, लेकिन गवाही हम आज भी ले सकते हैं। जैसे फतेह शेर तो मर गया, मगर खुद अपने खिलाफ गवाही हमारे पास छोड़ गया। मैं भी तुम्हें सुनाता हूँ। दरवाजे पर दस्तक हुई और एक बुजुर्ग गवार अंदर आ गए। भाई वो मेहमान थे तुम्हारे मियाँ नेक मोहम्मद, वो बोले। बड़ी मेहरबानी की आपने जनाब। डैडी ने बर्तन उठा के कहा, आपने नाहक तकलीफ की। तकलीफ कैसी मियाँ? अरे भाई हमसायों का कुछ हक तो होता है, वो बोला। आपकी साहबजादी ने बहुत अच्छा खाना पकाया था। गालिब ने भी शराफत से कहा, मगर बुजुर्ग गवार उछले। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मियाँ नेक मोहम्मद इतने बदतमीज और बद इखलाक बद ज़बान होते हैं तुम्हारे मेहमान? मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ, डैडी ने अकला के कहा। इनको मालूम नहीं था, खाक मालूम नहीं। बड़े मियाँ ने पैर पटक के वॉकआउट करते हुए कहा, मनकूहा को बेटी कहता है, ना माकूल। उफ, क्या कह दिया तुमने सोचे समझे बगैर। डैडी ने सर पकड़ कर कहा, गालिब भाई वो इसकी चौथी बीवी थी। कोई बात नहीं, ये नजर का धोखा है, हमने तो खाने की तारीफ की थी। गालिब ने बेनियाजी से कहा। फिर वो केस सुनने लगा जिसमें दिलावर की और मेरी गुफ्तगू अलग थी, जो हमने FM माइक से रिकॉर्ड की थी। दूसरा केस वो था जिसमें फतेह शेर की और मेरी गुफ्तगू थी और जो मैंने उस घर में बैठ के की थी। ये गुफ्तगू मोहसिन ने बाहर अपनी गाड़ी में रिकॉर्ड की थी। गालिब बहुत तवज्जो के साथ सुनता रहा। फिर मैंने और मोहसिन ने उसे इंग्लिस्तान में क़याम से अब तक पेश आने वाले तमाम वाक़यात, ज़रूरी तफसीलात और तरतीब के साथ सुनाए। गैर अहम वाक़यात को हमने इस रुदात से खारिज किया, मगर बाकी सब बता दिया जो चौधरी दिलावर ने और मीर शराफत अली ने पहले मेरे वालिद वजीर खान के साथ किया और फिर हम सब के साथ किया। और मेराबिया, मोहसिन, शैला सभी को नुकसान हुआ था। जितना नुकसान हम दिलावर को पहुंचा चुके वो भी हमने तस्लीम किया। ऐसा बीती में सबका जिक्र बा तरतीब आया। फुमांचू से लेकर राबिया की माँ सलामत शाह, अब्दुल और उसकी माँ शीदे से गुलाम अली और डिसलवा से लेकर किराए के बदमाशों तक सबके मारे जाने का जिक्र था। हमने वाक़यात को इख्तिसार के साथ पेश किया था, फिर भी बहुत कुछ रह गया था। बाहर से राबिया की कार का हारन सुनाई दिया। मेरा दिल एकदम धड़का और मैंने एक जस्ट लगा के दरवाजे तक पहुंचने और दीदा वो दिल फर्श राह करने का इरादा किया, मगर अकल के पहरेदार ने मुझे रोक दिया। 2 मिनट बाद राबिया अंदर आई और चंद लम्हे ऐसे गुजरे जब हमने सिर्फ एक दूसरे को देखा। मुझे यूं लगा जैसे मेरे और उसके दरमियान जुदाई की सदियां बीत चुकी हों और वो मुझे पहले से कहीं ज्यादा हंसी और दिल रुबा लगी। इन चंद लम्हों में ज़मानों मकान के फासले मिट गए और वो मुझ में समा गई, तो मैं उसके वजूद का एक हिस्सा बन गया था और वक्त ठहर गया था। फिर मोहसिन ने छींक मारी जो बेसबब थी और हंसा। ये कमबख्त इश्क मुश्क जुकाम छुपाए नहीं छुपते। गालिब बोला, अंदर आए ना जी, अपना ही घर है। राबिया का चेहरा जरा सी देर के लिए उसके गुलाबी लिबास जैसा हो गया। मेरा नाम गालिब है, मैं बिल्कुल शायर नहीं हूँ, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। मैं एक सच्चा यानी बेवकूफ़ साफ़ी हूँ। आपको जानता हूँ, आप राबिया कारी एडवोकेट हैं, उसने किसी तमीद के बगैर कहा और अपना हाथ मुसाफे के लिए बढ़ा दिया। मजबूरन राबिया ने भी मुसाफा किया। वो उसकी आदी नहीं थी, लेकिन गालिब की अदा में बेसाख्तगी थी। महज नीयत का खुलूस और दोस्ती का अहद था, चुनाचे ये हरकत जरा भी मायूब नहीं लगी। यह MRS के नए रुकन है और इतने ही काबिल एतमाद हैं जितने हम सब। मैंने कहा, तुमने MRS का मजाक बना लिया है।
राबिया मुस्कुराई और पलंग पर बैठ गई। मजाक? कितने अफसोस की बात है कि आप जैसी समझदार खातून एक संगीन हकीकत को मजाक कहे। मोहसिन बोला, इससे ज्यादा संजीदा बात हमने पहले कभी की है? क्यों मियां सिकंदर आजम? मेरा ख्याल है संजीदा बात के लिए अकल और शऊर की जरूरत पड़ती है। मैंने कहा, संजीदा हो आपके दुश्मन। राबिया हंसी। अब तुम लड़ने लगोगे? ये बताओ इस गाड़ी का क्या हुआ? वही जो उससे पहले दूसरी गाड़ियों का हुआ था। मैंने कहा, और अब तुम्हारी इस गाड़ी का होगा। खुदा ने तुम्हें इतनी अकल दी होती तो पहली बार के बाद अपनी गाड़ी इस शख्स को देने ना आती। मोहसिन ने कहा, मगर वो जो कहते हैं ना कि खलल है दिमाग का, तो खैर बीबी आप ये बताएं कि मंजिर आखिर कौन होता है दखल दर नामाकुलात करने वाला? मैंने महसूस किया कि राबिया नर्वस हो रही है। उसकी एक वजह तो ये थी कि मोहसिन पर शोखी सवार थी और वो दूसरों की मौजूदगी का ख्याल किए बगैर राबिया के पीछे पड़ गया था। लेकिन दूसरी बड़ी वजह यह थी कि गालिब उसको बहुत गौर से देख रहा था। मुझे शक गुजरा कि राबिया ने गालिब को पहचान लिया है। मैं भी चंद दिन मंजिर के घर में हूँ। राबिया ने कहा, अपने मकान की फरोख्त के सिलसिले में उसको जनरल पावर ऑफ अटार्नी देनी थी। कल परसों ये काम हो जाएगा। ऑफिस का चार्ज मैंने उसे दे दिया है। वो फर्म के सारे कारोबार की निगरानी करेगा। दूसरे चारों वकील अपना अपना काम वैसे ही करते रहेंगे जैसे पहले करते थे। उनमें से किसी ने एहतजाज नहीं किया कि ये जिम्मेदारी उसे क्यों नहीं सौंपी गई। मैंने कहा, उनमें जो सबसे सीनियर है वो मेरे साथ सबसे ज्यादा मुखलिस है। राबिया बोली, मुझे इतने अरसे बाद ऑफिस में देखकर वो खुश भी हुए और अफसुर्दा भी। उनमें से एक शायद चला जाए, लेकिन बाकी तीन ने कहा, जैसी आपकी खुशी। फिर उसने हैंडबैग में से एक चाबी निकाली जिसके साथ एक टैग था, धागे से बंधा हुआ छोटा सा कार्ड। ये मकान खाली है और अच्छा है। वो बोली, फिलहाल जरूरत पूरी करेगा। किराए पर लिया है तुमने? मैंने कहा, हाँ भी किराए पर ही ठीक है। जब से गड़ी शाह वाला मेरा मकान तबाह हुआ है मैं बेकार हूँ। अब ये कोठी बिक जाए तो ख्याल है कि एक मकान खरीद लूँ। वो बोली, मुझे उसकी ये बात कुछ अजीब सी लगी। पहले कभी उसने नहीं कहा था कि वो बेघर है। उसको बेघर करने का जिम्मेदार भी मैं था। चुनांचे मुझे शर्मिंदगी से बचाने के लिए वो इस जिक्र से भी गुरेज करती थी। यकलख्त मुझे एहसास हुआ कि दिल के अंदर महरूमी के एक कांटे की कसक आज तक उसे तड़पाती रही है। और अगरचे मेरी मोहब्बत के जज्बात कभी तर थे, लेकिन उनसे खलशे आज़ार कम हुई थी, ख़त्म नहीं हुई थी। ये घर भी तो तुम्हारा ही था। मोहसिन ने कहा, जो तुम बेच रही हो। घर जब बनाए जाते हैं तो बेचे नहीं जाते, आबाद किए जाते हैं। वो बोली, इस कोठी में आबाद कौन हो सकता है? वो तो एक मनहूस और आसेब ज़दा खंडर है जिसकी दीवारें भी जेल की दीवारों से ज्यादा बेरहम है। तुम देखना, जब मैं कोई घर खरीदूंगी तो उस घर की दीवारें मेरे लिए अजनबी नहीं होंगी। मैं अब चलती हूँ, मैं तुमको छोड़ आऊँ। मैंने उठते हुए कहा, मैं चाहता था कि उससे कुछ बातें करूं और कुछ बातें पूछूं, लेकिन उसने मुझे और मोहसिन को हाथ से मना कर दिया जो मेरे साथ ही खड़ा हो गया था। मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। वो बोली, तुम लोग जरा एहतियात रखो, नकद का इंतजाम तो इस वक्त नहीं हो सका। मेरे पास ये 2000 है। उसने हैंडबैग से नोट निकाल कर मोहसिन को थमा दिए। क्या बात है, तुम बहुत उजलत में हो। मैंने कहा, जरा सी देर बैठने की रवादार भी नहीं। उसने मुझसे नजर मिलाए बगैर एक चेक निकाला। ये भी रख लो, काम आएगा। नहीं चाहिए मुझे ये चेक। मैंने बरहमी से कहा, मुझे ये बताओ कि यकलख्त तुम्हारे लहजे में ये अजनबीयत क्यों महसूस होने लगी है? मुझे तुम सिर्फ हमारी जरूरत पूरी करने आई थी। अपने कारोबार, अपने घर और अपनी जात के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल है तुम्हें, और तुम कह रही हो एहतियात रखो। मेरा ख्याल था तुम मंजिर के घर में रहना मंजूर नहीं करोगी। इन हालात में तुम हमारे साथ रहोगी, कुछ करो या ना करो सारा ही दोगी। लेकिन मालूम होता है तुम डर गई हो। अचानक तुम्हें मसलत और आकबत अंदेशी के तकाजों का एहसास हो गया है। तुम नफा नुकसान सोचने लगी हो। इस वक्त तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। वो सपाट लहजे में बोली, इसलिए मैं किसी बात का जवाब नहीं दूंगी। साफ कहो कि जवाब देना नहीं चाहती। हिम्मत नहीं है साफ जवाब देने की। मैंने चिल्ला के कहा, मेरा दिमाग तो शुरू से खराब था, मगर तुम्हारा दिमाग अब ठिकाने पर आ गया है। आदमी एक की मानता है, दिल की या दिमाग की। तुमने मुझे मायूस किया है राबिया। वो अचानक पलटी और बाहर निकल गई। मोहसिन ने घूर कर मुझे देखा और राबिया के पीछे दौड़ा। चंद सेकंड के बाद फॉक्स वैगन का इंजन गरजा और मैं समझ गया कि मोहसिन जबरदस्ती राबिया के साथ उसे पहुंचाने के लिए निकल गया है। गालिब ने क्या का मारा, कितना गैर फिल्मी इश्क है, सच्चा और खरा। कसम खुदा की मैंने किसी औरत को किसी से भी यूं मोहब्बत करते नहीं देखा। मैं तो समझता था कि ये वकील होगी, लेकिन ये तो सिर्फ औरत है, सच्ची और खरी औरत। कसम मौला की तुमने इस वक्त लाख रुपए की बात कही है। डैडी ने गालिब की तरफ देख कर सारी लाया। मैं कुछ देर खाली उस ज़हन खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने ये अल्फाज के तमांचे अपने चेहरे पर महसूस होने लगे। ये मैंने राबिया से क्या कह दिया? ये क्या था? हालात से हसदो, रकाबत का जज्बा, इश्क का जुनून या नर्वस ब्रेक डाउन? राबिया नाराज होगी नहीं, वो मुझसे नाराज कैसे हो सकती है? वो जानती है कि अल्फाज बहुत बेवकत होते हैं और जितनी मोहब्बत मैं उससे करता हूँ वो लफ्जों की जबान में नहीं समझी जा सकती। जब वो सब कुछ समझती है तो फिक्र की क्या बात है।